ओके, तो अभी हम देखेंगे जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। जो कंपोजिशन स्कीम होती है ना, वो होती है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। अब स्मॉल ट्रेडर्स कौन होते हैं, इसकी ना डेफिनेशन दे रखी है टर्नओवर बेस पे कि स्मॉल ट्रेडर्स कौन होते हैं। अब होता क्या है ना, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं वो बोलते हैं कि साहब हमसे इतना ना तो कंप्लायंस होगा, ना हम हर महीने ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं हर महीने, ठीक है, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम आराम से बैठ जाए, अपने धंधे पे ध्यान दें और आपके कंप्लायंस ना करना पड़े। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन है कंपोजिशन स्कीम की, कंडीशन मैं वो बता देता हूं, ठीक है। एक तो एग्रीगेट टर्नओवर, समझाऊंगा मैं इसे। प्रीवियस ईयर में 1.5 सीआर होना चाहिए, अप टू प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर है, तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। यहां पे 1.5 सीआर के बदले 75 लाख भी है फॉर स्पेसिफाइड स्टेट्स। जो स्पेसिफाइड स्टेट्स है, जैसे मैं अगर आप उनका नाम दूं, जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, ये जो स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, इनके लिए जो लिमिट है वो है 75 लाख की, ठीक है। अगर इनकी टर्नओवर इतनी है पिछले साल में, तो ये इस साल के स्टार्ट से कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, एलिजिबल है। ये तो हो गई पिछले साल की टर्नओवर। अब इस साल पे आ जाते हैं, ये हो गया प्रीवियस ईयर का। अब इनको टैक्स देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 1 अप्रैल गया है, मैंने पिछले साल में देखा क्लाइंट्स का कि उनकी टर्नओवर 1.5 सीआर थी, उससे ज्यादा नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि आप कंपोजिशन स्कीम ले लीजिए। तो वो बोले हमें क्या क्या फायदा मिलेगा। मैंने बोला एक तो आपको रेट्स, जो जीएसटी रेट है वो फिक्स रेट मिलेगा, आपको अलग अलग खाने की जरूरत नहीं है कि इसका कितना रेट है, इसका कितना। बोला ठीक है। मैंने बोला आपको रिटर्न क्वार्टरली करनी है, आपको क्वार्टरली पेमेंट करनी है, ठीक है, एनुअली रिटर्न करनी है, क्वार्टरली पेमेंट करनी है, जो कि हम 3B और 2B में मंथली करते हैं। 3B और जीएसटीआर 1 में, सॉरी, वो हमें जीएसटीआर 4 में करनी है और क्वार्टरली करनी है, ठीक है। ना तो ज्यादा बुक्स वगैरह की किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। अब इसमें रेट्स क्या है, रेट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इसमें ना 2 रेट्स दे रखे हैं। एक तो है 1% फॉर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, इन दोनों के लिए 1% है। और यहां पे दे रखा 5% फॉर रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए 5% है। तो ये 2 रेट याद रखने हैं आपको। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो तो आप इन 2 रेट से अपना टैक्स दे सकते हो। अब एक बात समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अभी देखो मैं एग्रीगेट टर्नओवर पे आऊंगा, ये टैक्स किस अमाउंट पे देना है, वो टर्नओवर क्या होगा उस पे भी आऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखो, पहले ये छोटी छोटी चीजें समझ लो। अब हुआ क्या, देखो ये मैन्युफैक्चरर है, ये ट्रेडर है, यहां पे सर्विस सिर्फ एक कवर हो रही है जो है रेस्टोरेंट की सर्विसेज। अब एक सैलून वाला था, वो पहुंच गया डिपार्टमेंट के पास, वो बोला साहब हमने कौन से पाप रखे हैं ये बताइए, जो आप हमसे ऐसे कर रहे हो, जो रेस्टोरेंट को आपने दे दिया कंपोजिशन की स्कीम का वो, और हमें नहीं दिया, हमको भी इंक्लूड करो। तो डिपार्टमेंट बोला कि चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए भी एक लेके आता हूं। तो उसने निकाला सेक्शन 10 2A। उसमें क्या बोला कि अगर किसी भी अदर सर्विसेज की जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो प्रीवियस ईयर में, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 50 लाख है, तो आप लोग भी ये कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। लेकिन आपके लिए रेट जो रहेगा वो रहेगा 6%। गॉट इट और नॉट? ये थी आपकी कंपोजिशन स्कीम। इसमें मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको चेक करनी है कि आपकी जो टर्नओवर प्रीवियस ईयर में वो 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए या 1.5 करोड़ तक होनी चाहिए। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप इन रेट से टैक्स भर सकते हो। अगर आप इन तीनों से कोई अलग हो तो आप आ जाओगे 10 2A में, जहां पे आपकी लिमिट हो जाएगी 50 लाख रुपए। 3 बातें बताइए, ये 3 बातें याद रखना। अच्छा, तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि होगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। हम ना इसमें सब कुछ ले लेंगे। अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, आपकी एग्जाम सप्लाई है, ठीक है, या फिर आपकी इनवार्ड सप्लाई को नहीं लेंगे। ये बात याद रखना, इनवार्ड सप्लाई क्या होती है कि हम कुछ सामान खरीद रहे हैं और उस पे आरसीएम दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम हो गई, एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है। अब यहां पे जो एक्सक्लूड करनी है वो एक चीज है, वो ध्यान रखना बस, जो कि आपको नहीं लेनी, वो है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांस। ये जो चीज आपको ये याद रखनी है बस। और इसमें जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई ये है, ये आपको सारी चीजें लेनी है। इसमें एक चीज और आएगी, ये अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा उसमें समझना, ठीक है, अभी नहीं बता रहा मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसमें समझना। तो ये सारी चीजें आपको लेनी है एग्रीगेट टर्नओवर में, और ये नहीं लेनी। इतनी बात पक्की है, ये याद रखना बस, ये इंपॉर्टेंट है। और जो बाकी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, फलानी सप्लाई करिए, करिए वो करिए, रेट सब लेनी है, ठीक है, ये नहीं लेनी। तो ये हमारी जो डेफिनेशन थी ये थी एग्रीगेट टर्नओवर की। अब हम चलेंगे जो हमारा टैक्सेबल टर्नओवर है, जिस पे हमें टैक्स देना है, वो कैसे निकलेगा। अब हम समझने वाले हैं जो टैक्सेबल टर्नओवर होगा हमारा करंट ईयर का, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा है करंट ईयर का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। जो हमें एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर का निकालना है, वो निकालना है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। जो हम ये टर्नओवर निकालेंगे, ये निकालेंगे हम टैक्स पे करने के लिए। गॉट इट? तो इसमें हमें देखना है कि जो सबसे पहले तीन बंदे थे हमारे पास, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट, ट्रेडर, ये 3 बंदे हैं। अब इस 3 बंदों में सबसे पहले आते हैं टैक्सेबल सप्लाई और फिर आती है एग्जाम सप्लाई, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरर है इसमें हम ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। जो रेस्टोरेंट है उसमें हम ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। लेकिन जो ट्रेडर है उसमें हम सिर्फ ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। ये बात याद रहेगी। और जो अदर है उसमें भी हम ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। यही 4 बंदे कवर होते हैं ना।
तो ये बात याद रखना, दो के केस में हम एग्जेम्प्ट भी लेंगे और टैक्सेबल भी लेंगे, दैट्स इट। जो हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई की है और जो हमने टैक्सेबल की है, इन दो के केस में हम दोनों पे टैक्स लगाएंगे टोटल वैल्यू पे। यहां पे अगर कोई हम एग्जेम्प्ट कर दे तो नहीं करेंगे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे टैक्स लगेगा। ये परिभाषा थी, ये डेफिनेशन थी करंट ईयर के टर्नओवर की। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिससे आपके पछंडे खुल जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है। एक है मिस्टर चंपकलाल, जेठालाल के पिताजी। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। और ये जो बिजनेस करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं फोटोग्राफी। ये अपना फोटोग्राफी का बिजनेस करना चाहते हैं और इन्होंने अभी शुरू किया है। अभी मतलब इन्होंने शुरू किया मान लो अभी अप्रैल में। तो इनका अप्रैल का और जून, जो ये टर्नओवर था इनका अप्रैल और जून, ये है इनका 20 लाख, ठीक है। जुलाई टू सितंबर का है मान लो 30 लाख और अक्टूबर टू दिसंबर का है 20 लाख, ठीक है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है एग्जांपल में, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहेंगे? जब सर्विसेज में 20 लाख की लिमिट पूरी हो जाती है तो फिर इनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है। तो ये यहां पे कहीं रजिस्ट्रेशन लेना पसंद करेंगे, ठीक है। इन्होंने जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिया, अब रजिस्ट्रेशन में ना ऑप्शन आता है कि आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो या फिर रेगुलर स्कीम में। इसके पास दो ऑप्शन आ गए। अब बंदा कंपोजिशन में जा सकता है क्योंकि देखो ये है 10 की सर्विस, जहां पे हमारी लिमिट है 50 लाख रुपए की, ठीक है। तो हम सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे पिछले साल का। तो प्रीवियस ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो कितना है? 0, क्योंकि इन्होंने तो धंधा इस साल स्टार्ट किया है। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर वो है 0, तो ये एलिजिबल है कंपोजिशन से, क्योंकि 1.5 करोड़ से कम है और इसमें तो 50 लाख की लिमिट है, तो ये 50 लाख से कम है, इसलिए ये एलिजिबल है। अब बात आती है कि इस पे रेट कितना लगेगा? रेट लगेगा 6%। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान से समझो। रेट है 6% का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बंदा इस 20 लाख पे जीएसटी देगा या नहीं देगा? इज जीएसटी एप्लीकेबल? तो यहां पे आंसर है नो, क्योंकि भाई साहब उसकी एलिजिबिलिटी ही यहां के बाद हुई है, वो एलिजिबल ही यहां के बाद हुआ है, तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैंने ये बोला कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बस ये बात याद रखना मेरी। तो अब एक बात बताओ, जुलाई टू सितंबर इज जीएसटी एप्लीकेबल? यस, एप्लीकेबल है। किस रेट से है? एट द रेट ऑफ 6% इंटू 30 लाख। तो ये कितना आ जाएगा? 1,80,000 रुपए इसने टैक्स दे दिया 6% के हिसाब से, ठीक है। अब यहां पे एक बात और समझो, जैसे ही ये थर्ड क्वार्टर आया, अब थर्ड क्वार्टर में इसकी टोटल टर्नओवर कितनी हो गई है? 20 लाख तो ये हो गई, 30 लाख ही हो गई, तो टोटल टर्नओवर कितनी हो गई? 50। अब जैसे ही इस क्वार्टर में घुसा तो इसकी 50 प्लस हो गई, और जो हमारी कंडीशन वो क्या है कि 50 लाख तक ही हम कंपोजिशन स्कीम दे सकते हैं भाई। जैसे ही आपकी 50 लाख की लिमिट टूटी, हम वहीं पे कंपोजिशन स्कीम को खत्म कर देंगे। तो जो ये इस क्वार्टर में टैक्स देगा, इज जीएसटी एप्लीकेबल? यस, एप्लीकेबल है। किस रेट से? तो यहां पे 6% का रेट नहीं आएगा, नॉर्मल रेट आएगा। तो यहां पे 18% जीएसटी आएगा, ठीक है, और जो 20 लाख पे देना पड़ेगा, 18 दूनी 36। तो ये एग्जांपल में भाई, अब एक बात याद रखना, ये जो देखो मैंने ये टर्नओवर का यहां पे टैक्स नहीं लगाया, लेकिन जब मैंने एग्रीगेट टर्नओवर काउंट किया तो उसमें ये 20 लाख को मैंने गिना, इसको काउंट किया। तो एक बात याद रखना, जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर को, मैं लिख ही देता हूं, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, इसमें जो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू टिल डेट when entitled to take registration, इसका क्या मतलब हुआ है कि जो 1 अप्रैल से लेके और जो हमारी तब तक की सेल्स है, जब तक की टर्नओवर है, जब तक हम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एंटाइटल हुए कि हाँ भैया मेरी रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की, हमारी टर्नओवर क्रॉस कर रही है रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर से 20 लाख या 40 लाख जो भी है, तो जब तक की टर्नओवर है वो हम एग्रीगेट टर्नओवर के केस में लेंगे नहीं लेंगे, जो प्रीवियस ईयर वाला है, तो यस इसको लेंगे। लेकिन अगर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है तो हम लेंगे नहीं लेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर तो नहीं लेंगे। ये केस कब आएगा? जब हम इसी साल में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और इसी साल में हमने कंपोजिशन स्कीम को इलेक्ट कर लिया है और इसी साल में हम टैक्स पे कर रहे हैं। अभी बात समझना, अगर मैं पिछले साल भी हमारा धंधा था तो इस साल तो आएगा ही नहीं ना केस, क्योंकि इस साल तो स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन किया हमारे पास और हम टर्नओवर भी कर रहे हैं, तो शुरू से टैक्स लगेगा। ये केस कब आएगा? जो मैंने अभी एग्जांपल करवाया था, ये यही केस था। तो इस केस को ध्यान रखना, इस केस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो प्लीज इस केस के लिए तैयार रहना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी और थोड़ी बहुत कंडीशंस हैं, वो क्या है। अब इसमें आपको दो चीजें और बता रखी है, एक है प्रोसीजर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अगर देख लेते हैं। अब प्रोसीजर दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या फिर ओल्ड रजिस्ट्रेशन है आपके पास, आप अब उसको कंपोजिशन में जाना चाहते हो, या फिर ओल्ड रजिस्ट्रेशन है। अब एक बात समझने की कोशिश करो, मान लो आप हुए एलिजिबल रजिस्ट्रेशन के लिए जुलाई में, ठीक है, आपने जुलाई में लिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिया आपने ले लिया कंपोजिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया। अब एक बात, जो कंपोजिशन स्कीम सेलेक्ट होगी वो आपकी जुलाई से ही तो रेगुलर होगी, तो इफेक्टिव डेट क्या आ गई कि जब से आपने रजिस्ट्रेशन लिया है वही आपकी इफेक्टिव डेट है। तो इफेक्टिव डेट क्या आ गई यहां पे?
डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपकी इफेक्टिव डेट आएगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब अगर ओल्ड डेट है, सॉरी ओल्ड रजिस्ट्रेशन आपका, आपने सोचा कि भाई मैं लूंगा कि अब आ गया दिसंबर, आपने सोचा चलिए कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं, धंधा तो हो नहीं रहा इतना, क्यों काम का पैसे करोगे। तो यहां पे डिपार्टमेंट कहता है कि देखो आपको दिसंबर से नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा वहां का जो 1 अप्रैल आएगा वहां से आपको रजिस्ट्रेशन इसका कंपोजिशन मिलेगा। तो यहां पे इफेक्टिव डेट हो गई 1 अप्रैल। बस ये छोटी सी बात थी, यहां पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहां पे 1 अप्रैल, ये छोटी सी बात थी। अब हम चलते हैं कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस या फिर हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। अच्छा, हम इसे समझ सकते हैं कि कौन कौन या तो एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए, या फिर ये कंडीशन लगा लो या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा लो, कुछ भी आ जाए, ये लिख के आना। तो सबसे पहले तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, या फिर नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, ये नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है कि मान लो कोई दूसरे स्टेट से आया है, उसको अपनी कार एग्जीबिशन लगानी, ठीक है, ये प्रगति मैदान पे होता है ना एक ट्रेड फेयर, है ना, तो वहां पे अपनी कार दिखानी है, उसने मान लो 15 दिन के लिए लिया अपना जीएसटी दिल्ली का, अब वो आया यहाँ पे, वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए कि कहीं कहीं भटक रहा है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, कोई चाइना से अपनी कार दिखाने के लिए ट्रेड फेयर में, तो वहां पे उसको भी नहीं मिलेगा, ये स्कीम नहीं मिलेगी। या फिर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, ईसीओ नहीं होना चाहिए, जोमेटो नहीं होना चाहिए, जोमेटो को नहीं मिलेगा, उबर को नहीं मिलेगा, ठीक है, ओयो को नहीं मिलेगा, इनको कभी नहीं मिलेगा ये। या फिर वो जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है वो इंटरस्टेट नहीं कर रहा, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली में ही अपना माल बेचता हूं, अगर मैं हरियाणा में बेचने चला गया तो मैं कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। ये भैया दे रखी रेस्ट्रिक्शन और ये याद रखनी पड़ेगी हमें, यही कंडीशन हमारी। दूसरा, मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए किसका, स्पेसिफाई गुड्स का। अब स्पेसिफाई गुड्स क्या होते हैं, जैसे तंबाकू, ठीक है, आइसक्रीम, ये ऐसे दे रखे कुछ स्पेसिफाई गुड्स, इनका मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। और जो पांचवी चीज है, अगर वो मान लो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, उसकी जो सप्लाई वो एग्जेम्प्ट है, मतलब नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो उसको क्या जरूरत है उसकी कंपोजिशन स्कीम की। अगर उसकी सारी ही सर्विसेज अगर मान लो एग्जेम्प्ट है तो क्या करेगा भाई, तो बोला बाहर होगी। तो ये कुछ सर्विसेज थी, ये कुछ कंडीशंस थी जिसको हमें ध्यान रखना है, जिसके लिए या तो बंदा एलिजिबल नहीं है, या फिर आप कह लो कि ये कंडीशन है कंपोजिशन स्कीम के लिए, या फिर कह लो रेस्ट्रिक्शंस है। अब रेस्ट्रिक्शन कैसे कि वो बंदा यहां पे सप्लाई नहीं कर सकता, वो बंदा ई कॉमर्स का धंधा नहीं कर सकता, वो बंदा कैजुअल टैक्सेबल नहीं हो सकता, वो बंदा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता इन गुड की। तो ये कुछ होता, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है और वो पूछ सकता है आपसे या तो एमसीक्यू में या फिर नॉर्मल। अब यहां पे कुछ अदर पॉइंट दे रखे हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं, अदर पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है पैन नंबर। अब एक पैन नंबर है किसी कंपनी का, उस कंपनी ने मान लो 50 जीएसटी नंबर ले रखे हैं या फिर 20 जीएसटी नंबर ले रखे हैं, ठीक है। अब वो कंपनी बोलती है कि मैं दिल्ली के लिए तो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहती हूं, मैं बल्कि जो 19 बच गए मेरे उनके लिए नहीं लेना चाहती। तो डिपार्टमेंट कहता है नहीं, अगर मिलेगा तो 20 के लिए मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो एक के लिए नहीं मिलेगा। तो ये होता है पैन बेस्ड, क्योंकि पैन तो एक ही रहेगा ना कंपनी का, पैन अलग अलग थोड़ी हो जाएगा, पैन तो पूरे इंडिया में एक ही रहेगा। तो ये होता है पैन बेस्ड, ना कि जीएसटी नंबर बेस्ड, ये बात याद रखना। दूसरी चीज, जिस बंदे ने कंपोजिशन स्कीम ले ली वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। वो कभी भी टैक्स इनवॉइस जनरेट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता किसी से। समझो मेरी बात, उसको टैक्स लेना ही नहीं है किसी से, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तो जब वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा तो वो टैक्स इनवॉइस भी नहीं दे सकता, वो देगा बिल ऑफ सप्लाई। हमारा तीसरा पॉइंट भी यही है कि वो शैल नॉट कलेक्ट टैक्स। चौथा पॉइंट जो हमारा, वो आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। जो उसने परचेज के टाइम, इनवर्स सप्लाई के टाइम जीएसटी दिया है, उसका आईटीसी वो अवेल नहीं कर सकता। दूसरी चीज, उसको अपने बिल ऑफ सप्लाई पे ऊपर लिखना पड़ेगा कंपोजिशन डीलर। जो बाहर उसका बोर्ड लगा होगा कंपनी का, उस पे भी लिखना पड़ेगा कि आई एम ए कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर मतलब कि मैंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है भैया, अब देख लो अपना। और बस यही है। और वो है कि अगर वो कुछ वो कर देगा तो पेनल्टी लगा देंगे, बस पेनल्टी वगैरह जो भी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने, छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर इन पे क्वेश्चन आ जाए तो आ भी जाए। अब जैसे पैन बेस पे है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 4 जीएसटी नंबर दे दे, वो कहता है कि पैन सेम है बट वो कह रहा है कि इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए इतना रेट है, तो टैक्स बता दो। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा लिख के आ जाओगे टैक्स। ऐसा नहीं करना, उसमें बोलना पहले कि पैन बेस है और पैन बेस में एक के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। वो अगर सबके लिए कंपोजिशन लेते हैं तो इतना टैक्स होगा और ये रेट लगेगा। बिल ऑफ सप्लाई पे भी आ सकता है, टैक्स इनवॉइस कर रहा है, बिल ऑफ सप्लाई नहीं कर रहा, तो वहां पे भी हुआ है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ये था हमारा पूरा कंपोजिशन स्कीम जो कि आता है अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।